वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम समझेंगे। आप जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो शून्यांकी नियम है वो ताप को बताता है कि ताप क्या होता है और जो भौतिक प्राचल हैं उस पर किस प्रकार से निर्भर करता है। एक आदर्श गैस पैमाना क्या होता है और जो ताप का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और 1 डिग्री ताप किसे कहते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में। जो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम में जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये ऊष्मा और कार्य की तुल्यता स्थापित करता है और ये ऊर्जा संरक्षण नियम का ही एक स्वरूप है। इसके अनुसार नियत कार्य से ऊष्मा की एक नियत मात्रा या नियत ऊष्मा से कार्य की नियत मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन इस नियम की कुछ कमियां हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह नहीं बताता है कि क्या ऊष्मा को सदैव पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह नहीं बताता है कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या होगी। हम कोई दो वस्तुएं लेते हैं, ए का ताप 100 डिग्री है, बी का ताप 50 डिग्री है, तो हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह ए से बी की ओर तब तक होता है जब तक कि अंतिम ताप दोनों का बराबर न हो जाए। और ये सिद्ध किया जा सकता है, आप देख रहे हैं गणितीय रूप से, डेल्टा क्यू ए इज टू माइनस डेल्टा क्यू बी, यानी इसकी ऊष्मा में ए की ऊष्मा कुल ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो बी की कुल ऊष्मा के परिवर्तन के बराबर और विपरीत होता है। अब क्या ये संभव है कि इस नियम का उल्लंघन तो न हो परंतु ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बदला जा सके। यह जो नियम है ये यहाँ पर ये प्रथम नियम का उल्लंघन हो ही जाता है यदि ऊष्मा बी से ए की ओर स्वतः ही प्रवाहित होने लगे। तो ये इसकी एक कमी है। इस कमी को वैज्ञानिकों ने प्रयास किया एक अन्य नियम जिसे हमने कहा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनेक कथन हैं, लेकिन जो सर्वप्रथम जो सर्वाधिक प्रचलित है वो दो कथन हैं, केल्विन और क्लॉसियस द्वारा दिए गए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन। जो प्रथम नियम है उससे संबंधित कार्नोट चक्र हम अगले व्याख्यान में समझेंगे और उसकी डेरिवेशन जो है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन वो भी समझेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि केल्विन, प्लांक और क्लॉसियस के ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन में क्या समानता है और क्या अंतर है। केल्विन
के अनुसार ये असंभव प्रक्रिया है कि कोई ऊष्मा इंजन स्रोत से T1 केल्विन ताप पर स्रोत से कितनी भी ऊर्जा ले ले और उसको कार्य में परिवर्तित कर दे और सिंक का ताप शून्य अपरिवर्तित सिंक में कुछ भी ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हो। यानी कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है कि जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए केवल एक स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे और कार्यकारी पदार्थ अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर W इज इक्वल्स टू Q1 होना चाहिए। तो लेकिन हम जानते हैं कि संभव प्रक्रिया क्या है कि कार्य की सतत प्राप्ति के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ सिंक का होना अत्यंत आवश्यक है। ये स्रोत हो गया, ये सिंक हो गया T2 केल्विन ताप पर। इससे ऊष्मा Q1 एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ऊष्मा इंजन, और उसको उसका कुछ भाग कार्य में परिवर्तित हो रहा है और बची हुई ऊष्मा सिंक को स्थानांतरित की जा रही है। दूसरी तरफ देखें क्लॉसियस का कथन जो कि रेफ्रिजरेटर का मूल सिद्धांत है, ये प्रक्रिया असंभव है कि उच्च ताप पर जो निम्न ताप है उस पर निकाय ऊष्मा लेकर और स्वतः ही उच्च ताप पर स्थानांतरित करता रहे और कार्यकारी पदार्थ अपरिवर्तित रहे। स्टेटमेंट समझें इसका कि कोई भी ऐसी युक्ति डिवाइस बनाना संभव नहीं है कि जो कि चक्रीय क्रम में कार्य करते हुए ठंडे निम्न ताप वाले निकाय से ऊष्मा लेकर गर्म अधिक ताप वाले निकाय को स्थानांतरित कर सके बिना किसी बाह्य एजेंसी की सहायता के। जो संभव प्रक्रिया है वो क्या है, वो हम जानते हैं कि ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये ऊष्मा इंजन के बारे में है, और जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं ये है रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत। हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेशर है वो कार्य करता है बाह्य कार्य और निम्न ताप वाले निकाय से ऊष्मा लेकर और उच्च ताप वाले निकाय पर स्थानांतरित करता है, और ये कार्य जो है ये इस वस्तु को ठंडा करती है। तो इसमें जो कार्यकारी पदार्थ या बाह्य कर्मक द्वारा कुछ कार्य आवश्यक होता है। अब इसमें जो है जो बाह्य कार्य कर जो एक्सटर्नल एजेंट है वो उपयोगी कार्य करता है। यहाँ ये डायरेक्शन अलग है और यहाँ पर ये डायरेक्शन अलग हो जाती है। गणितीय रूप में देखें तो Q1 क्लॉसियस केल्विन के कथन में Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 और क्लॉसियस के कथन में W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1। कार्नो इंजन की दृष्टि से देखें तो
यदि Q T2 इज इक्वल टू T1 हो तो जो एफिशिएंसी है, दक्षता है इंजन की, वो शून्य हो जाती है, यानी कि कार्य प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि T2 बराबर शून्य हो, यानी सिंक का ताप शून्य हो, तो ईटा बराबर दक्षता 1 हो जाती है, अर्थात पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो गया, ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो गई, जो कि पुनः संभव नहीं है। तो ये एक आइडियल कंडीशन है। तो अब देखें इसमें कि अब इसकी व्याख्या समझें। केल्विन प्लांक के कथन के अनुसार इंजन में केवल एक ही ऊष्मा स्रोत से कार्य की सतत प्राप्ति असंभव होती है। ऊष्मा सिंक का होना एवं कुछ ऊष्मा सिंक को निष्कासित करना अनिवार्य होता है। जब कुछ ऊष्मा सिंक को निष्कासित होगी, ट्रांसफर होगी, तो निश्चित रूप से सिंक का ताप शून्य नहीं रह पाएगा। क्लॉसियस के अनुसार देखें तो कार्यकारी पदार्थ पर बाह्य कर्मक द्वारा कार्य आवश्यक होता है। जो एक्सटर्नल एजेंसी है उसके द्वारा कार्य आवश्यक होता है। अब एक प्रश्न है इसमें कि क्या ये नियम तुल्य है। हमें सिद्ध करना है कि केल्विन और क्लॉसियस द्वारा दिए गए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम दोनों तुल्य हैं। मतलब एक का यदि उल्लंघन होता है तो दूसरे का भी उल्लंघन होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हमने माना कि कार्नो इंजन केल्विन के कथन का उल्लंघन करता है। हमें यह दर्शाना है कि यदि केल्विन के कथन का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से क्लॉसियस के कथन का भी उल्लंघन करेगा। मतलब यह है कि स्रोत से ली गई सारी ऊष्मा पूर्ण रूपेण कार्य में बदल गई, यानी ईटा कार्नो इंजन की दक्षता ईटा बराबर शून्य है। संपूर्ण कार्य W को ऊष्मा Q1 में परिवर्तित कर देता है। माना ऐसे इंजन के साथ एक सिद्ध करने के लिए हमने एक आदर्श रेफ्रिजरेटर इसके साथ युग्मित कर दिया। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा कि T2 केल्विन ताप जो कि सिंक का है उससे ऊष्मा Q2 ग्रहण करेगा और ये जो किया गया कार्य है इसमें साथ लेकर और ऊष्मा स्रोत को ये ऊष्मा विसर्जित कर देता है। तो आगे हम इसको एक चार्ट से भी, एक स्कीमेटिक से भी समझेंगे। तो ये जो है ये निष्कर्ष गलत हो गया। कारण ऊष्मा इंजन व रेफ्रिजरेटर का युग्मित निकाय पूर्ण चक्र में ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा Q1 लेकर ऊष्मा Q1 प्लस Q2 से वापस कर देता है। यानी जो स्रोत है उसको पूर्ण चक्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त हो रही है। सिंक को बिना कोई ऊष्मा दिए हुए उससे ऊष्मा Q2 प्राप्त हो रही है और पूर्ण चक्र में कार्यकारी पदार्थ पर कार्य शून्य है, क्योंकि कार्य W रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त हो जाना चाहिए। ये युक्ति निम्न ताप T2 पर ऊष्मा Q2 का स्थानांतरण उच्च ताप T2 पर बिना बाह्य एजेंसी की मदद के करती रहती है। तो यहाँ पर जो क्लॉसियस के कथन का भी उल्लंघन हो गया, अर्थात हम प्रारंभ हुए कार्नो इंजन के
केल्विन कथन से, कि जिसमें कि कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है, यानी स्रोत की ऊष्मा के बराबर कार्य हो जाता है। परंतु यहाँ पर सतत रूप से Q1 एक्स्ट्रा वर्क Q2 हो रहा है, तो इसका मतलब कि कार्यकारी पदार्थ पर कार्य शून्य हो गया। और ये क्योंकि कार्य W रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त हो जाना चाहिए, तो इस तरह से ये बिना कार्य किए ही जब ऊष्मा को पूर्ण रूप से स्रोत की ओर भेज रहा है, इसका मतलब कि जो क्लॉसियस का कथन है वो भी गलत हो जाता है। दूसरी स्थिति देखें, माना कि क्लॉसियस का कथन गलत है, ये लेकर चलते हैं, तो इसका मतलब ये चार्ट हम देख ही रहे हैं, T2 से T1 तक ऊष्मा T2 टेम्परेचर से T1 केल्विन पर सतत प्रवाह होगी और Q2 ऊष्मा लेके और Q1 में बदल रहा है इंजन, जैसे कहा है रेफ्रिजरेटर, यानी ऊष्मा भंडार में भेज रहा है। तो अब ताप T1 पर ऊष्मा कितनी हो गई, Q1 प्लस Q2 होगी। और अब ये ग्रहण करके Q1 कार्य में और Q2 को निम्न ताप के भंडार में भेज देता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि रेफ्रिजरेटर और इंजन का युग्मित निकाय सतत रूप से कार्य करते रहेंगे, अर्थात संपूर्ण ऊर्जा Q1 कार्य में परिवर्तित होती रहेगी, जो कि केल्विन के कथन का भी उल्लंघन है। अर्थात हमने देखा कि एक कथन का उल्लंघन होता है तो दूसरे का स्वतः हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कार्य में बदल गया और इसमें Q2 ऊष्मा जो है वो यहाँ पर Q1 ऊष्मा पूरी की कंप्लीट पूर्ण रूप से कार्य में बदल जाती है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये स्रोत हो गया आपका, ये सिंक है, ये इंजन है, ये रेफ्रिजरेटर है। अब यहाँ पे इंजन और रेफ्रिजरेटर को कपल किया है, तो जो इंजन है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है उसके अनुसार देखें तो इंजन Q1 ऊष्मा ग्रहण करके और सारी की सारी सिंक में सारी की सारी कार्य में बदल देता है और सिंक को ऊष्मा शून्य स्थानांतरित होती है। अब ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि इस परिवर्तित ऊर्जा यानी कार्य प्लस Q2 को रेफ्रिजरेटर से गुजार कर, और जो है क्योंकि W इज इक्वल टू Q1 है, तो बिना बाय एजेंसी के ये ट्रांसफर कर देता है स्रोत में। तो यहाँ पर एक का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरे प्रोसेस का भी स्वतः उल्लंघन हो रहा है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर क्लॉसियस के नियम का यदि उल्लंघन होता है तो सिंक से Q2 ऊष्मा लेकर और ये रेफ्रिजरेटर स्रोत में भेजता है, और स्रोत जो है वो
इंजन कार्य करता है और पूर्ण रूप से इसको कार्य में बदल देता है। तो हम देखते हैं कि ये क्या हो गया, एक परपेचुअल मोशन मशीन हो गई, यानी कि एक साथ सतत कार्य करने वाली मशीन, जो कि संभव नहीं होती, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये कथन यदि गलत है तो यहाँ उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ भी उल्लंघन हो रहा है। तो अगले व्याख्यान में हम कार्नोट चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको समझें, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करें इसमें, और आगे मिलते हैं।